नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये एमसीक्यू वीडियो भी फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बेस पे रहेगा, जो कि टॉपिक्स कई बार रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज। हम पढ़ते हैं टोर्ट लॉ, और क्वेश्चन ने पूछा है कि फोर्स का एप्लीकेशन करना दूसरे पर्सन के बिना जस्टिफिकेशन के किसी इंडिविजुअल पे फोर्स को एप्लीकेशन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है बैटरी, नेग्लिजेंस, टोर्ट और क्राइम। तो ये जो है ये टोर्ट के लॉ में आता है, और अगर आप फोर्सफुल किसी आदमी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो बिना उसकी कंसेंट के, तो ये कहलाता है बैटरी। क्या कहलाएगा? बैटरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। दो तरीके के टॉर्ट के लॉ होते हैं, वन इज अनइंटेंशनल और सेकंड वन इज इंटेंशनल। एक होता है इंटेंशनल और दूसरा होता है नॉन इंटेंशनल। इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। नॉन इंटेंशनल दो तरीके के टॉर्ट के लॉ होते हैं। नॉन इंटेंशनल जो टॉर्ट का लॉ होता है वो यहाँ पे रहेगा जो है नेग्लिजेंस। ये नॉन इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है। और इंटेंशनल है बैटरी, है ना। इसके अलावा एक होता है असॉल्ट, जिसमें आप बिना टच किए हुए हार्म पहुंचाते हैं। यहाँ टच करके हार्म पहुंचाना बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बैटरी, दैट इज ए। क्राइम जो होता है वो क्रिमिनल लॉ में आता है, ये सिविल लॉ में नहीं आता। टोर्ट जो है वो एक तरह का सिविल लॉ है ना। क्राइम क्रिमिनल लॉ है, तो ये क्रिमिनल पे लागू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, इट्स नॉट ए क्राइम। नेक्स्ट है, which of the following nursing intervention is appropriate when an IV infusion infiltrate। IV infusion में क्या हुआ है? इनफिल्ट्रेशन हुआ है। कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है एलिवेट करेंगे आप साइट को। सेकंड है डिसकंटिन्यू कर देंगे इन्फ्यूजन को। थर्ड है अटेम्प्ट करेंगे फ्लश, ट्यूब को फ्लश करना अटेम्प्ट करेंगे। और अप्लाई करेंगे वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेशन। तो देखिएगा, आईवी साइट या आईवी इन्फ्यूजन, बहुत बढ़िया, कई लोगों ने जवाब सही दिया है। आईवी इन्फ्यूजन जो होता है इसमें दो कॉम्प्लिकेशन होता है, एक है इन्फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है फ्लेबाइटिस ना। दूसरा होता है फ्लेबाइटिस। दो कॉमनली वहां पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अगर इनफिल्ट्रेशन होता है, इसका मतलब कैनुला वैन से आउट है और वहां पे जो है फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। आपका जो जो भी आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो वो वैन से बाहर है, क्योंकि कैनुला वैन से बाहर है। जब कैनुला वैन से बाहर होता है तो उस जगह पे फ्लूइड इकट्ठा होता है स्किन के नीचे, तो एडिमा होता है। और ये एडिमा जो होता है ये कूल एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कूल एडिमा। और फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है आईवी साइड का। तो हमें आईवी कैनुला को रिमूव करके, है ना, फ्लूइड को चलना बंद करो, आईवी कैनुला को रिमूव करो, नया कैनुला लगाओ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन्फ्यूजन को क्या कर दो? डिसकंटिन्यू कर दो। फिर कैनुला को रिमूव करो और नया कैनुला लगाओ। ये इनफिल्ट्रेशन होता है। कूल एडिमा वहां देखने को मिलता है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम मरीज में नहीं होती है। फ्लेबाइटिस जब भी होता है, अच्छा, इस कूल एडिमा को ठीक करने के लिए अपने को वहां पे वार्म कंप्रेशन अवॉइड करना है। हमें वहां पे कूल एप्लीकेशन करना है, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, है ना। तो कोल्ड एप्लीकेशन वहां पे किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डिसकंटिन्यू द साइट। लिम्ब को एलिवेट करना, ट्यूब को फ्लश करना, इस तरीके के इंटरवेंशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे। अगर वहां पे वार्म जो है फ्लेबाइटिस है, तो वो जो एडिमा है वो थोड़ा लेस होता है, और साइट जो होती है वो वार्म हो जाती है, रेड हो जाती है, टेंडर हो जाती है। इसका मतलब वहां पे फ्लेबाइटिस हुआ है। तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन है, इसका साइन है। डिसकंटिन्यू कर दो इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। अभी हमने पढ़ा इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल टॉर्ट। तो इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल पूछा है माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी तीनों ही कौन से लॉ है टॉर्ट के? अनइंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल, है ना। ये अनइंटेंशनल टॉर्ट है। अनइंटेंशनल टॉर्ट है। ये टॉर्ट का कौन सा लॉ है? अनइंटेंशनल है। जबकि फॉल्स इंप्रीमेंस जो होता है वो इंटेंशनल है। फॉल्स इंप्रीमेंस कौन सा? इंटेंशनल है। क्वेश्चन हमें यही पूछा इंटेंशनल कौन सा है, तो जवाब क्या रहेगा? डी, दैट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। पोटेशियम का लेवल जो है वो सीरम में नॉर्मल से कम हो गया है। नॉर्मल होता है 3.5 टू 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर, और अगर ये 3.5 से कम हो जाता है उसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं। इफ इट इज लेस देन 3.5 मिलीकुलेंट पर लीटर, इसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं। जब भी हाइपोकैलीमिया होता है तो मरीज क्या एक्सपीरियंस करेगा? ऑप्शन है एडिमा, मसल स्पाज्म, कॉस्मोस ब्रीदिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन।
तो हाइपो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोग जो है वो करेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। हाइपोकैलेमिया जो होता है उसमें उससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन के, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं इंटेस्टाइन के, वो मूवमेंट जो है वो लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और जब इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होते हैं तो वहां पे एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन। तो हाइपोकैलेमिया का क्लासिकल साइन होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉस्मल रेस्पिरेशन, मसल स्पाज्म और एडिमा यहाँ आंसर नहीं बनेगा। कॉस्मल ब्रीदिंग जो होती है वो हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलती है, जब पोटेशियम अप होता है बॉडी में उस समय देखने को मिलती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलती है ऐसा। मसल स्पाज्म जो होता है वो हाइपोकैल्सीमिया का साइन है, कैल्शियम की जब कमी होती है बॉडी में तब मसल में स्पाज्म होते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। और एडिमा जो होता है वो बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन का साइन है, जब बॉडी में फ्लूइड कहीं रिटेन करता है तो ज्यादातर जो है एडिमा देखने को मिलता है, तो फ्लूइड रिटेंशन से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट है comprehensive individualized care provided by the same nurse throughout the period of care refers to। एक ही नर्स के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर देना क्या कहलाता है? एक ही नर्स के द्वारा 24 घंटे तक एडमिशन से डिस्चार्ज तक किसी मरीज को केयर देना क्या कहलाता है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हमेशा ही बनता है प्राइमरी नर्सिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दिया है, ये प्राइमरी नर्सिंग है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअल केयर दिया जाता है एक ही नर्स के द्वारा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर जो है ये प्राइमरी नर्सिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रिंसिपल गाइडेड नर्सेज प्रायोरिटीज एट ए डिजास्टर कॉजेज बाय ए कोलैप्स बिल्डिंग इन एन अर्थक्वेक। देखिएगा कौन सा प्रिंसिपल गाइड आप फॉलो करेंगे एज ए नर्स प्रायोरिटी के तौर पे जब कोई डिजास्टर हुआ और उस डिजास्टर का रीजन था बिल्डिंग कोलैप्स हो गई भूकंप आने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से, तो आपका इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या रहेगी उस समय? फर्स्ट है हेमरेज नेसेसिएट इमीडिएट केयर टू सेव मोस्ट लाइव्स, जिनमें हेमरेज हो रहा है उनको पहले हम केयर देंगे। दोज रिक्वायर मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दैट दे कैन हेल्प अदर्स, जिनको कम से कम चोट लगी उसको पहले देंगे ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। दोज विद हेड इंजुरी आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दैट देयर केयर मोर कॉम्प्लेक्स, जिनको हेड इंजुरी हुई है उनकी केयर पहले देना है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स केस है। और चिल्ड्रन शुड गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज दे हैव द ग्रेटेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, छोटे बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देना होता है क्योंकि उनकी जिंदगी अभी ज्यादा बची हुई है, इसलिए उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना होता है। चार ऑप्शन है, अर्थक्वेक है, कोलैप्स हुई है बिल्डिंग, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिएगा बहुत बढ़िया, कुछ लोग बिल्कुल सही है लेकिन कई लोग गलत जगह पे जा रहे हैं। जब भी अर्थक्वेक होता है जो कि एक रनिंग प्रोसेस है, अर्थक्वेक हुआ और अब बिल्डिंग नीचे गिर रहा है, तो उस समय हमें मैक्सिमम हेल्पिंग हैंड चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों की मदद कर सके, हमें हेल्पिंग हैंड ज्यादा चाहिए। अब हेल्पिंग हैंड ज्यादा चाहिए अपने को उस कंडीशन के अंदर, जब अपने को ज्यादा हेल्पिंग हैंड चाहिए उस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले उन लोगों को जिनको न के बराबर इंजुरी है और वो मान के बैठ चुके हैं कि उनको बहुत बड़ी इंजुरी हो चुकी है, उन लोगों को तुरंत केयर दीजिए, उन लोगों को ठीक कर दीजिए ताकि आपके हेल्पिंग हैंड जो है बढ़ जाए और आप उन लोगों की मदद लेके और बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। तो इस तरह का ऑनगोइंग प्रोसेस जब भी डिजास्टर होता है तो उस डिजास्टर वाली कंडीशन में हम उन लोगों की पहले मदद करते हैं जिनको मिनिमल केयर की जरूरत है ताकि वो भी हमारे हेल्पिंग हैंड बन सके और लोगों की मदद हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दोज रिक्वायर मिनिमल केयर आर ट्रीटेड फर्स्ट सो दैट दे कैन हेल्प अदर्स। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ए सी और डी यहाँ पे आंसर नहीं बनेगी। नेक्स्ट है अलार्म रेजिस्टेंस और एग्जॉशन, ए आर ई कहते हैं इसको, ए आर ई, ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? हेल्थ बिलीफ मॉडल, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, हेल्थ प्रमोशन मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अलार्म रेजिस्टेंस और एग्जॉशन बहुत ही बढ़िया, इट्स रिलेटेड टू द जीएडी, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस गैस सिंड्रोम कहते हैं इसको, जीएएस, इससे संबंधित है एआरई, अलार्म रेजिस्टेंस और एग्जॉशन। अलार्म जो होता है वो चिंता वाला चरण है, बॉडी में चिंता आती है। रेजिस्टेंस विरोध करना होता है, उसका हम विरोध करते हैं, चिंता जो भी है उस कारण का विरोध करते हैं। और अगर ये स्ट्रेस हम ठीक नहीं कर पाते, चिंता ठीक नहीं कर पाते, तो फिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, उस चीज को करते करते हम थकान का महसूस करते हैं। तो यहाँ पे तीन ये तरीके जो है वो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म, नो हार्म जो है वो किससे संबंधित है? पहला है बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस, फिडेलिटी और वेरासिटी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बेनिफिशियंस का मतलब होता है टू डू गुड, टू डू गुड,
ये अच्छा भला करने से संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा है बुरा मत करो, तो अगर भला नहीं करो तो किसी का बुरा मत करो। नॉन मालेफिशिएंस, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, नॉट टू हार्म। नॉट टू हार्म मतलब किसी का बुरा भी मत करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। बेनिफिशिएंस ने भला करना, नॉन मालेफिशिएंस मतलब बुरा मत करना। फिडेलिटी का मतलब फेथफुल है ना, फेथफुल बनना है ना, विश्वास जीतना, फेथफुलनेस दिखाना। और वेरासिटी का मतलब टू टेल ट्रूथ, टेल ट्रूथ सत्य बोलना, सही बोलना। टू टेल ट्रूथ जो है वो वेरासिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, नॉन मालेफिशिएंस। क्वेश्चन है हमें, क्वेश्चन है स्किन ब्रेक, एब्रेशन, ब्लिस्टर और सेलो क्रेटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसके कैरेक्टरिस्टिक है? स्किन ब्रेक, एब्रेशन, ब्लिस्टर, सेलो क्रेटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? ये क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेज 1 बेड सोर, प्रेशर सोर, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो देखिएगा जब भी स्किन में ब्रेकडाउन हो, एब्रेशन और ब्लिस्टर हो, इस तरीके का बेड सोर जो होता है वो स्टेज 2 का बेड सोर, प्रेशर सोर कहलाता है। ये एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दोनों के इन्वॉल्व होने पे होता है। दो लेयर जब इन्वॉल्व होती है तो स्टेज 2 का बेड सोर होता है। सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, स्किन इंटैक्ट रहती है, स्किन ब्रेक नहीं है, स्किन इंटैक्ट है, तब ये स्टेज 1 का बेड सोर कहलाता है। अगर वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है तो ये स्टेज 3 का बेड सोर बन जाता है। और अगर वहां पे मसल और बोन ये इन्वॉल्व हो जाती है तो स्टेज 4 का बेड सोर बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे वहां पे स्किन में ब्रेकडाउन है, मतलब स्किन इंटैक्ट नहीं है, और ब्लिस्टर है, इसका मतलब ये स्टेज 2 का बेड सोर बन गया। स्टेज 2 का बेड सोर और प्रेशर सोर जो होता है उसके अंदर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेज 1 में स्किन इंटैक्ट रहती है, स्टेज 3 के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और स्टेज 4 में मसल और बोन एक्सपोज हो जाती है। और जब भी आपको सिर्फ ब्लिस्टर बोले और स्किन इंटैक्ट बोले, सॉरी स्किन में ब्रेकडाउन बोले, तो स्टेज 2 का बेड सोर होता है। तो ये बेड सोर की स्टेजिंग होती है, याद रखना है आपको कि कौन सी स्टेज में कौन सी तरीके के सिम्टम वहां पे देखने को मिलते हैं, या स्किन का कौन सा लेयर इन्वॉल्व वहां पे होता है। नेक्स्ट है लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन? हाइपोवोल्यूमिया, बर्न, लैक्टिक एसिडोसिस, फ्लूइड लॉस एज बाइल और डायरिया। तो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो होता है, पहली पहली कंडीशन हाइपोवोल्यूमिया यहाँ पे दी हुई है तो इसमें इंडिकेटेड है, जिससे वॉल्यूम बढ़े। बर्न का फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है रिंगर लैक्टेट, और जब भी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है बाइल और डायरिया से तो डिहाइड्रेटेड होता है, उसमें रिंगर लैक्टेट इंडिकेटेड है। तो ए, बी और डी तो इसके इंडिकेशन है। हमें पूछा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ है, तो जब भी बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस है तब आपको रिंगर लैक्टेट नहीं देना है। तो लैक्टिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में रिंगर लैक्टेट हमेशा क्या रहता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है circumcised raised lesion that contain pus which may be formed as a result of purulent changes in a vesicle। वेसाइकल जो होता है वो एलिवेटेड स्किन का लीजन होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, और उस वेसाइकल में जब पुरुलेंट चेंज होके वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पस बन जाए। वेसाइकल में पुरुलेंट चेंज होके वो क्या बन जाए? पस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन लिखा है मैक्यूल, पेप्यूल, थर्ड है नोड्यूल और फिर है पस्ट्यूल। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? पस्ट्यूल। जब वेसाइकल के अंदर क्या भर जाती है? पस भर जाती है, तो ये वेसाइकल क्या बन जाता है? पस्ट्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, दैट इज पस्ट्यूल, है ना। मैक्यूल जो होता है वो फ्लैट लीजन होता है, मैक्यूल जो होता है वो फ्लैट लीजन होता है। पेप्यूल जो होता है, पेप्यूल वो एलिवेटेड लीजन होता है, एलिवेटेड, एलिवेटेड, लेकिन 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। अगर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो पेप्यूल है, अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसको नोड्यूल कहते हैं, ये भी एलिवेटेड लीजन होता है। और अगर उस के अंदर फ्लूइड भर जाए तो उसको वेसाइकल कहते हैं। एलिवेटेड लीजन में फ्लूइड है तो वेसाइकल, और उसमें अगर पस बन जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पस्ट्यूल। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, एलिवेटेड लीजन है और उसके अंदर क्या भरी हुई है? पस, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? पस्ट्यूल। तो यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्ट करने के इंडिकेशन क्या होते हैं? फर्स्ट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। अगर हम किसी मरीज को सीरम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्ट कर रहे हैं तो क्या इंडिकेशन है उसका? क्यों दे रहे हैं हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसका ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन हो जाए। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम सबसे बड़ी प्रोटीन करती है ब्लड में, और उसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम ही है ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करना? मेंटेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर।
हम क्या देते हैं वहां पे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिल्ली एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, उसके पेपर के बेस पे कुछ एमसीक्यूज थे जिनको आपने एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। और आई होप कि आप इस बात को समझ पाएंगे और कई लोगों की मुस्कान का कारण आप लोग बनेंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।